बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ और मैं एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं कि हम वन पेपर एग्जाम के हवाले से इंडो पाक हिस्ट्री के कुछ की पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं और आज इंडो पाक हिस्ट्री का पाकिस्तान की फॉर्मेशन से पहले हमारा लास्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि 1906 से लेकर 1947 के दरमियान होने वाले जो तमाम इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, तमाम इम्पोर्टेंट डेट्स हैं और जो पर्सनैलिटीज़ हैं, जो अकॉर्ड्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको फिर ये याद दिलाता चलूँ, ये जो हमारी सीरीज़ है ये हमारी डिटेल्ड सीरीज़ नहीं है, वो हमारी बाद में डिटेल सीरीज़ अपलोड होगी। अभी हम सिर्फ उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं या टाइम एंड अगेन वो पेपर के अंदर आ चुके हैं। तो इससे पहले है कि हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें, अगर आपने एमके प्रिपरेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें। इस तरह जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो है वो इस सीक्वेंस का लेक्चर जो कि पाकिस्तान की फॉर्मेशन तक है। इस सीक्वेंस का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद जो हम पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं जी। हमने स्टार्ट करना है जी 1906 से, 1906 से हमने स्टार्ट लेना है। 1906 में जो इंपॉर्टेंट इवेंट है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ AIML, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो फॉर्मेशन हुई थी वो 1906 में हुई थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जो स्टार्ट के ईयर में ही हमें मिल गया है। इट वाज फाउंडेड इन द ईयर ऑफ 20th सेंचुरी बाय सर आगा खान III एंड ख्वाजा सलीमुल्लाह। ये ख्वाजा सलीमुल्लाह जो है इनका ताल्लुक ढाका से था और जो नवाब जो सर आगा खान III हैं ये इस्माइली कम्युनिटी के एक इमाम थे और 48th इमाम थे इस्माइली कम्युनिटी के। इस्माइली फ़िरका जो है वो शिया कम्युनिटी का एक पार्ट है। तो इन्होंने जो है वो ढाका के अंदर 1906 में मुस्लिम लीग का जो है वो क़याम अमल में लाया गया था और सर आगा खान III जो है वो इसके पहले प्रेसिडेंट मुकर्रर हुए थे। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सर आगा खान वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ AIML और इसका क़याम कहाँ पर हुआ था? ढाका में हुआ था। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इवेंट है वो 1916 के अंदर है जी। एक पैक्ट हुआ था दैट इज कॉल्ड लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट जो है ये बेसिकली एक एग्रीमेंट था बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। कांग्रेस इससे पहले जो है वो मुसलमानों की अलहदा नुमाइंदगी का मुतालबा मानने के लिए तैयार नहीं थी। मुसलमानों का मुतालबा ये था कि उनको एक सेपरेट इलेक्टोरल दिया जाए, यानी मुसलमानों के लिए मखसूस नशिस्तें दी जाए और उन मखसूस नशिस्तों पर सिर्फ मुसलमान ही वोटिंग कर सके ताकि ये आइडिया हो सके कि मुसलमानों के जो नुमाइंदगान हैं वो मुसलमान ही हों। कांग्रेस जो है चूँकि उसकी मेजोरिटी थी हिंदुओं की, इसलिए वो मुसलमानों के मुतालबा मानने से गुरेजा थे ताकि मुसलमानों को प्रॉपर मेजोरिटी ना मिल सके उनकी स्ट्रेंथ के हवाले से। तो 1916 में पहली बार जो है वो कांग्रेस ने ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग का ये मुतालबा माना था। इसको हम देखते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स कौन से हैं। मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस हेल्ड देयर मीटिंग्स एट लखनऊ इन द एंड ऑफ दिसंबर 16 में उनकी मीटिंग्स हुई थी और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट थी इस पैक्ट की वो ये थी कि मुस्लिम्स वर that for the first time Congress had recognized Muslim League as a representative body of Muslims of the subcontinent and they were granted separate electorates in the provinces as well as Imperial Legislative Council। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को मुसलमानों की एक नुमाइंदा जमात तस्लीम कर लिया और उसके बाद उनको जो है वो एक सेपरेट इलेक्टोरल दे दिया जिसके नतीजे में मुसलमान अपने नुमाइंदे अलग से जो है वो चूज कर सकते हैं। और इसी पैक्ट के नतीजे में, चूंकि ये पैक्ट जो है वो कायदे आजम की कोशिशों से हुआ था और याद रखिएगा 1916 के अंदर कायदे आजम जो है वो मुस्लिम लीग के भी मेंबर थे और वो INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी मेंबर थे। वैसे मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलूं
कि कायदे आज़म ने 13 में जो है वो मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था और 1913 से लेकर 1920 तक जो है ये कायदे आज़म मुस्लिम लीग के भी रुकन थे और जो है वो ये मुस्लिम लीग कांग्रेस के भी रुकन थे। तो पहले कायदे आज़म ने जो अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ है वो कांग्रेस से किया, फिर 1913 में मुस्लिम लीग ज्वाइन की, 1920 तक वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के रुकन रहे तकरीबन 7 साल तक, और 1920 के बाद उन्होंने कांग्रेस की रुकनीत छोड़कर मुस्लिम लीग में बाकायदा परमानेंट शमूलियत अख्तियार कर ली। तो 1916 का जो पीरियड है दैट वाज द कंबाइंड पीरियड ऑफ कायदे आज़म टुवर्ड्स बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड पाकिस्तान मुस्लिम लीग। तो इस वजह से उनको हिंदू मुस्लिम जो है वो सफीर का द हिंदू मुस्लिम एम्बेसडर का भी जो है वो खिताब दिया गया था। उन्हीं की कोशिशों से ये एक पैक्ट जो है वो मार्ज़ वजूद में आया था। एट दिस पॉइंट of history, Jinnah believed that Hindu-Muslim unity and work for quick attainment of full independence from the British rule। कायदे आज़म का ये बिलीव था कि मुसलमान और हिंदू दोनों मिलकर जो है अगर इकट्ठे कोशिश करें तो वो ब्रिटिश जो है उनसे जल्दी आज़ादी हासिल, पूरी इंडिपेंडेंस जल्दी हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये बाद में चूँकि उनका बिलीव गलत साबित हुआ, जब 1920 में तहरीक खिलाफत आती है और फिर तहरीक अदम एतमाद आती है, तहरीक अदम तावन आती है गांधी की तरफ से, तो उस वक्त जो है वो गांधी ने मुसलमानों की पीठ में जब छुरा घूंपा तो उससे जो है वो आंखें खुल गई कायदे आज़म की, तो उन्होंने जो है वो कांग्रेस को छोड़कर जो है वो फिर मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार कर ली। नेक्स्ट देखते हैं जी, जलियांवाला बाग मैस्केयर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है हिस्ट्री में। जनरल डायर जो था ये एक ब्रिटिश आर्मी का एक जनरल था, जनरल डायर। इसने जलियांवाला एक बाग है अमृतसर के अंदर, 13 अप्रैल को जो लोग हैं वो एहतजाज करने के लिए जमा हुए थे जलियांवाला बाग में, तो जनरल डायर ने उनके ऊपर ओपन फायर किया था, सीधा फायर किया था, जिससे 10,000 लोग जो है वो मौका पर जो उनकी हलाकत हो गई थी। ये वाकया 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था। तो इसको हम जो है वो हिस्ट्री के अंदर जलियांवाला बाग मैस्केयर के नाम से जो है वो याद करते हैं। अब इस वक्त तक चूंकि 1914 में पहली जो है वो जंग अजीम भी हुई थी, वर्ल्ड वार 1, तो उसमें जो है वो गांधी ने ब्रिटिश आर्मी की हेल्प की थी बाय गिविंग देम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन ये वाकया होने के बाद उन्होंने वो कन्विंस हो गए थे कि जो ये ब्रिटिश हैं इनकी मदद करना ये बिल्कुल यूजलेस है, और वो कन्विंस हो गए थे कि इनसे मुकम्मल आज़ादी हासिल करने में ही इंडियंस की वेलफेयर है। इसके बाद देखिए खिलाफत मूवमेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। इसका मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता चलूँ। 1919 टू 1923 ये इस पीरियड है, 3-4 साल जो है वो खिलाफत मूवमेंट चली थी। असल में इसका बैकग्राउंड ये है कि तुर्की के अंदर जो है वो उस्मानी तुर्कों की हुकूमत थी और उन्होंने जो है वो 11वीं या 12वीं सदी में वहाँ पर एक खिलाफत कायम की थी, उसको उस्मानी खिलाफत के नाम से याद किया जाता है। तो जो मुसलमान थे उनका भी एक बड़ा रिलीजियस किस्म का एक सेंटिमेंट था टुवर्ड्स खिलाफत। तो जब पहली जंग अज़ीम में तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया तो और उस एलाय में जर्मनी और तुर्की को शिकस्त हुई, और जो यूके की और यूएसए की जो अफवाज थी उन्होंने तुर्की के अंदर जब कदम रखे तो वो मुसलमानों को, बरसगीर के मुसलमानों को खतरा पैदा हुआ कि ये हमारी जो मुकद्दस खिलाफत है कहीं इसको ख़त्म ना कर दे। तो उस खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलमानों ने, जो बरसगीर के मुसलमान थे, उन्होंने मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर, दोनों भाई थे, उनकी क़यादत में एक तहरीक चलाई थी जिसको पैन इस्लामिक मूवमेंट कहा जाता है। उस खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1919 से लेकर 1923 तक। तो इस तहरीक खिलाफत को कहा जाता है, उसका पर्पज़ ये था कि तुर्की में जो खिलाफत है वो तुर्की की शिकस्त के बाद भी उस खिलाफत को एबॉलिश ना किया जाए। बाद में जो मुस्तफ़ा जो है वो कमाल अतातुर्क आता है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, उसने खुद ही खिलाफत को ख़त्म कर दिया था और उसने सेकुलर तुर्की बनाने का ऐलान किया था। अब इसके बाद एक सब्सिक्वेंटली एक और तहरीक भी शुरू होती है। इस खिलाफत मूवमेंट में जो है वो बहुत ज़्यादा जब वलवला देखा गांधी ने, तो उसने क्या किया, उसने साथ ही एक तहरीक अदम ताउन भी स्टार्ट कर दी कि हम गवर्नमेंट से अदम ताउन करते हैं। तो इस सूरत हाल में गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो गया इस मामलात को कंट्रोल करना। इसी दौरान तहरीक खिलाफत में कुछ खून खराबा होता है, और चूँकि गांधी जो वो अहिंसा के प्रचार करते थे, जो है नॉन वायलेंस को वो सपोर्ट करते थे, तो उस वायलेंस की वजह से उसने बहाना
बनाकर इस तहरीक से अलहदगी का इख्तियार जो ऐलान कर दिया। उस वक्त तहरीक खिलाफत के तमाम रहनुमा जो जेलों में मौजूद थे और जो क़यादत थी वो एक्चुअली गांधी के हाथ में चली गई थी, क्योंकि दोनों तहरीकें पैरेलल चल रही थी। लेकिन जब देखा कि गांधी ने कि इसका फ़ायदा मुसलमानों को ज़्यादा हो रहा है, तो वो कुछ फसादात को बहाना बनाकर उसने तहरीक फौरी तौर पर ख़त्म कर दी और इस तरह जो है वो ये तहरीक अपने आप जो है वो दम तोड़ गई। तो ये है जी बैकग्राउंड जो है वो खिलाफत मूवमेंट का। इसके रहनुमा कौन कौन से थे? मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर। ठीक है, तो किस ईयर में हुई? 1919 से लेकर 1923 के दरमियान जो है ये हुई थी। और ये मूवमेंट कोलैप्स कब की? इन लेट 1923, 1923 में ये जो है वो कोलैप्स कर गई। मैंने बता दिया आपको कि गांधी ने जो है वो कुछ एक प्रिटेंड किया था, ड्यू टू वायलेंस इसको ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट देखें, दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स। अब ये टेंशन थी, ये खिलाफत तहरीक के बाद मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान 1922 से आगे स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद फिर जो है वो एक दिल्ली प्रपोजल्स आते हैं जिनको हम तजावीज़ दिल्ली कहते हैं मुसलमान नुमाइंदों की तरफ से। उनमें जो है वो प्रपोजल्स क्या दिए गए थे वो हम देखते हैं कि ये जो प्रपोजल है बेसिकली इसमें तीन चीज़ें थी इस प्रपोजल के अंदर। नंबर एक ये थी कि जो सिंध है दैट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे एंड मेड एन इंडिपेंडेंट प्रोविंस। इससे पहले जो सिंध था वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, तो इसमें डिमांड की गई कि सिंध को जो बॉम्बे से अलहदा कर दिया जाए। दूसरी डिमांड ये की गई कि बलूचिस्तान में NWFP में भी उसी तरह के रिफॉर्म्स की जाएं जिस तरह की बाकी सूबों में की जा रही हैं। तो अगर ये कर देते हैं तो फिर जो मुसलमान हैं वो अपने सेपरेट इलेक्टोरल के मुआहदे से मुतालबे से पीछे हट सकते हैं। उसमें फिर ये करेंगे कि जो मुसलमान अक्सरियती इलाके हैं उनमें हिंदुओं को अक़लियत तस्लीम कर लिया जाए और जहां पर हिंदुओं की अक्सरियत में वहां पर मुसलमानों को अक़लियत तस्लीम कर लिया जाए। तो इस कंडीशन की बुनियाद पर हम अपने सेपरेट इलेक्टोरल से दस्तबरदार हो सकते हैं। लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि 1928 में इन तमाम तजावीज़ को रिजेक्ट कर दिया गया और सिर्फ एक तजवीज़ के वो अपने सेपरेट इलेक्टोरल से दस्तबरदार हो जाएंगे वो माना गया हिंदुओं की तरफ से। और जो बाकी दो मुतालबात थे जिसमें सिंध को अलहदा करना था और बाकी बलूचिस्तान और NWF में भी रिफॉर्म्स बाकी सूबों की तरह लाने का मुतालबा था, उसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया। अब इसके बाद जो है वो 1928 का साल आता है और तजावीज़ दिल्ली के जवाब में फिर जो है वो एक बड़ी मशहूर नेहरू रिपोर्ट आती है। नेहरू रिपोर्ट जो है उसको कहा जाता है कि वो एक हिंदू तंग नजरी का बेहतरीन अकास थी, क्योंकि उसमें जो है वो मुसलमानों की जितनी भी जायज डिमांड जो पहले कांग्रेस मान चुकी थी उनको कतई तौर पर रिजेक्ट कर दिया गया। और इस रिपोर्ट ने मुसलमानों की आंखें खोल दी कि नेहरू और जो कांग्रेस है वो मुसलमानों के साथ किसी भी तरह पे मुखलिस नहीं है। अब ये रिपोर्ट क्या थी? नेहरू रिपोर्ट के अंदर जो है वो मेन चीज ये थी कि मुसलमानों को 1/3 की बजाय 1/4 जो है रिप्रेजेंटेशन दी जाए। इससे पहले ये मुतालबा माना जा चुका था कि जो मुसलमान हैं उनको कौमी असम्बली में और जो सूबाई असम्बली हैं उनके अंदर 1/3 जो है वो नुमाइंदगी दी जाएगी। लेकिन गांधी ने कहा जी हम 1/3 नहीं देंगे, हम 1/4 देंगे, 25% देंगे। तो ये एक उन्होंने वायलेट किया। दूसरा जो सेपरेट इलेक्टोरल है उसको भी उन्होंने खत्म कर दिया नेहरू ने। तो इस रिपोर्ट से मुसलमानों की आंखें खुल गई और उनको पता चल गया कि ये जो कांग्रेस है ये किसी भी तौर जो है वो मुसलमानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए तैयार नहीं है। फिर साल आता है 1929 का 1929 का और रिएक्शन आता है जी बड़ा स्ट्रॉन्ग मुसलमानों की तरफ से। और इस रिएक्शन के नतीजे में कायदे आज़म ने अपने फेमस जो 14 पॉइंट्स हैं जिनको 14 नुकात के नाम से भी याद किया जाता है तारीख के अंदर, 1929 में जो है वो अपने 14 नुकात दिए थे जो कि एक कंप्लीट पैकेज था जिसके अंदर जो है वो एक कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव पैकेज भी था और मुसलमानों के हकूक की जमानत भी इसके अंदर दी गई थी। वो 1929 में जिन्ना ने पेश की थी। अब इसको देखते हैं जी। द 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना वर प्रपोज्ड बाय मोहम्मद अली जिन्ना ड्राफ्टेड बाय C राजगोपालाचारी।
ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनको ड्राफ्ट किसने किया था, राजगोपाल आचार्य ने इसको ड्राफ्ट किया था, और इसको पेश किसने किया था, कायदे आजम ने 1929 में पेश किया था। ये कंपैरिजन था नेहरू रिपोर्ट का किसके साथ, 14 पॉइंट के साथ। जिना एम वाज टू गिव मोर राइट्स फॉर मुस्लिम, जिना का मकसद ये था इस पॉइंट को देने का कि मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा हकूक दिए जाएं और एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाया जाए, जिससे सूबों को ज्यादा इख्तियारात हासिल हो और मुसलमानों को उनके जायज हकूक मिल सके। इसके बाद रिएक्शन आता है जी 14 पॉइंट्स का। 14 पॉइंट्स का रिएक्शन आता है जी। नेहरू ने इनको 14 पॉइंट्स को कहा था जिनाज रिडिकुलस 14 पॉइंट्स। तो इससे मजीद मेंटेलिटी क्लियर हो गई कि हर वो चीज, हर वो नुक्ता जो मुसलमानों के फायदे में है, जो मुसलमानों के लिए बेहतरीन निज़ाम के जो है वो दलालत करता है, वकालत करता है, उसको मानने के लिए कांग्रेस या जो कांग्रेसी रहनुमा है वो किसी तौर भी तैयार नहीं है। दीज डिमांड्स वर रिजेक्टेड बाय कांग्रेस पार्टी, इनको कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। और इसके बाद फिर पीरियड आता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का और साइमन कमीशन का। तो उसके बाद जो है वो एक नया दौर शुरू होता है, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं कि वो क्या है। इसके बाद 1930 में जब रिपोर्ट रिजेक्ट हो जाते हैं 14 नकात कायदे आज़म के, तो फिर एक इंग्लिश एक स्टेटमेंट था सर जॉन साइमन जो था वो इंडिया आता है और उसको हम साइमन कमीशन कहते हैं। इसके अंदर एक मेंबर लॉर्ड क्लेमेंट एटली भी था। क्लेमेंट एटली ये वो शख्स था जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक्त ये इंग्लैंड का वजीर आज़म था, तो ये भी उसके अंदर शामिल था। तो इन्होंने जो है वो एक मुलाकात की कांग्रेस के रहनुमाओं से भी और मुसलमानों के रहनुमाओं से भी और मुस्लिम लीग के रहनुमाओं से भी। तो ये चले गए वापस इंग्लैंड जाके इन्होंने क्या किया, अपनी जो है वो रिपोर्ट अपनी गवर्नमेंट को पेश की, और उस रिपोर्ट के नतीजे में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने बर्रे-सगीर से मुसलमानों और हिंदुओं यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के रहनुमाओं को बुला लिया लंदन, और लंदन में फिर वो गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई, जिनको हम पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस, दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस का नाम देते हैं। इसके बाद जो 1930 में इसके पैरेलल मुस्लिम लीग का इजलास होता है जिसकी क़यादत करते हैं अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल जो है उस वक्त मुस्लिम लीग के सदर हैं, तो उन्होंने अपने प्रेसिडेंशियल खुतबे में एक बहुत अहम बात कर दी। वो अहम बात क्या थी कि 1928 और 1929 में जो सारे इवेंट्स हुए थे नेहरू रिपोर्ट के और 14 पॉइंट्स के जो कायदे आज़म थे, उसमें अल्लामा इकबाल ये वाज़े तौर पर ये कन्विंस हो चुके थे कि अब मुसलमानों का हिंदुओं के साथ रहना इस मुल्क में ये उनका गुजारा नहीं हो सकता। तो उन्होंने एक बड़ा मशहूर जो है एक खाका पेश किया इस्लामिक सल्तनत का। उसने कहा कि जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है, जैसे कि मगरबी इलाकों में जिसमें पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध शामिल है और मशरक में बंगाल शामिल है, क्यों ना इनको मिलाकर एक अलग इस्लामी रियासत का क़याम कर लिया जाए। तो ये पहला सबसे आइडिया था जो कि इस्लामिक स्टेट का पेश किया था, इसलिए हम अल्लामा इकबाल को मुसव्वरे पाकिस्तान का नाम भी देते हैं। नेक्स्ट देखें, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 टू 1932। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है जो कि सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंस थी ऑर्गेनाइज्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने के लिए, क्योंकि इलेक्शन भी करवाने थे, गवर्नमेंट बनानी थी, और जाहिर गवर्नमेंट बनाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वॉल्व करना जरूरी था। तो ब्रिटिश जो है वो रिकग्नाइज करते थे कि इस वक्त मुस्लिम लीग भी एक जमात है और कांग्रेस भी एक हकीकी जमात है, तो इन दोनों की मुशावरत से ही कोई गवर्नमेंट बन सकती है। तो साइमन कमीशन की रोशनी की रिपोर्ट की रोशनी में 1930 और 1932 में इंडिया के अंदर जो है वो 2 कॉन्फ्रेंसेस मुकर्रर होती हैं, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस भी जो है वो बगैर किसी नतीजे के खत्म हो जाती हैं। दीज वर सिग्निफिकेंट डिसएग्रीमेंट बिटवीन इंडियंस एंड द ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज, द कॉन्फ्रेंस वुड नॉट रिजॉल्व। तो ये कॉन्फ्रेंसेस फेल हो जाती हैं। इसके बाद इस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर फिर एक और नया एक काम आता है जिसको कम्युनल अवार्ड्स कहते हैं 1932 के अंदर। कम्युनल अवार्ड्स क्या है कि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था रामसे मैकडोनाल्ड, उसने 4 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड्स का ऐलान किया। ये अवार्ड्स क्या थे, जो लोअर कास्ट थी इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया में कास्ट का एक बड़ा गहरा निज़ाम था, तो जो लोअर कास्ट थी जैसे मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख, इंडियन, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस एंड अनटचेबल्स,
जिनको हम शूद्र कहते हैं, जिसको आजकल दलित भी कहते हैं, उनके लिए उन्होंने एक अवार्ड्स का ऐलान किया। ये एक कोशिश थी दिखाने के लिए कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडिया के लोगों से मोहब्बत करते हैं और उनके दरमियान जो है फासले कम किए जाएं। द रीजन बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस अवार्ड वाज रामसे मैकडोनल्ड कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज फ्रेंड ऑफ इंडियंस। वो जो रामसे मैकडोनल्ड था वो अपने आप को इंडियंस का फ्रेंड कहता था। तो इसी कॉन्सेप्ट के तहत उन्होंने कम्युनल अवार्ड्स का ऐलान किया। कम्युनल अवार्ड्स वर अनाउंस्ड आफ्टर द फेलियर ऑफ सेकंड ऑफ द थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जो थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, तो थर्ड जो कॉन्फ्रेंस है उसके बाद, जो उसके फेलियर के बाद जो कम्युनल अवार्ड्स का ऐलान किया गया था। नेक्स्ट है जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है ये 1935 में पास होता है। अब देखें जो 1935 एक्ट है ना, ये पाकिस्तान की स्टेट का पहला एक्ट भी था। पाकिस्तान जब 1947 में मार्च वजूद में आया तो पाकिस्तान का कोई निज़ाम नहीं था चलाने के लिए, कोई आइन नहीं था। तो 1935 के एक्ट को ही थोड़ी सी तरमीम के साथ जो है वो पाकिस्तान का जो है वो पहला कानून जो है वो नाफिज किया गया। तो इसमें देखते क्या है, ये एक्ट जो है वो 1935 में पास हुआ एंड इट वाज द लास्ट एक्ट टिल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। जब तक इंडिया आज़ाद नहीं हुआ ये इंडिया का जो है वो लास्ट जो है वो एक्ट था। यानी जब 47 में पार्टीशन होती है तो उस वक्त 1935 का एक्ट जो है वो इंप्लीमेंटेड था बरसगीर के अंदर। इसके 14 पार्ट्स थे और 10 शेड्यूल्स थे। दिस एक्ट आल्सो इंक्लूड ऑल 11 गवर्नर प्रोविंसेस, यानी जितने भी 11 गवर्नर्स के प्रोविंस थे उन तमाम के अंदर ये इनेक्टेड था। इंडियन डिमांड्स मैनी थिंग्स इन दिस एक्ट विच आल्सो वर नॉट इन द फेवर ऑफ मुस्लिम्स। ये जो हिंदू थे उन्होंने बहुत सारी चीजें डिमांड की इस एक्ट के अंदर जो कि मुसलमानों के फेवर में नहीं थी। बाय दीज एक्ट देयर प्रोविंस वर गिवन वर इंडिपेंडेंस एंड ऑल इंडिया फेडरेशन वर क्रिएटेड। अब इस एक्ट के तहत जो है वो सूबों को ज्यादा इंडिपेंडेंस दी गई और एक फेडरेशन कायम कर दी गई जिसको हम ऑल इंडिया फेडरेशन का नाम देते हैं। फिर इसके बाद जनाब इलेक्शन आते हैं 1937 के, और ये इलेक्शन जो है वो मुस्लिम लीग बुरी तरह हारती है और इसमें जो स्वीप करती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इलेक्शन जो है 11 प्रोविंस में हुए थे जिसके अंदर मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस में बिहार, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंसेस में मुंबई प्रेसिडेंसी जिसमें सिंध भी शामिल था, असम, NWFP, बंगाल, पंजाब और सिंध शामिल थे। इनके अंदर जो है वो इलेक्शन होते हैं और इन इलेक्शंस में पहली दफा खवातीन को भी अपने वोट का हक इस्तेमाल करने का हक दिया जाता है और तकरीबन 4.25 मिलियन वुमेन्स ने इस इन इलेक्शन के अंदर वोट दिया। तकरीबन 42 लाख, 42.5 लाख खवातीन ने भी इसके अंदर वोट दिया। इसके रिजल्ट्स देख लें, रिजल्ट्स क्या थे। मैं अभी बता चुका हूं आपको कि कांग्रेस ने स्वीप किया। आउट ऑफ 1585 सीट्स दे वन 707 सीट्स विच वाज 46.6%। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वन 106 सीट विच वाज 6.7 ऑफ टोटल एंड केम सेकेंड नंबर एज पोलिटिकल पार्टी। नेक्स्ट देखें, इसके बाद जो है वो जना सिकंदर पैक्ट आता है जो कि मुसलमानों का जो है वो चूंकि बुरी तरह इलेक्शन हार गए थे और कांग्रेस ने अपनी वजारतें कायम कर ली थी तो उसको सूरत हाल को संभालने के लिए फिर जना और सिकंदर के दरमियान एक पैक्ट होता है। इन 1937 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग लॉस्ट इलेक्शन वेरी बैडली सो द पार्टी नीडेड सम पावरफुल लीडर टू सक्सीड। अब पार्टी को जरूरत थी कुछ पावरफुल लीडर्स आए जो कि पार्टी को लेकर आगे चलें। तो फिर मोहम्मद अली जिन्ना जो कायदे आज़म थे उन्होंने इनवाइट किया बहुत सारे पावरफुल लीडर्स को पार्टी को आगे ज्वाइन करें। इनमें से सिकंदर हयात खान थे जो कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे पंजाब के और हेड भी थे पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी के। उनको दावत दी कि वो मुस्लिम लीग में ज्वाइन हो और एक फेमस मुआहदा हुआ जिन्ना सिकंदर पैक्ट जिसको जो है वो साइन किया मोहम्मद अली जिन्ना ने और सिकंदर हयात ने लखनऊ के अंदर, और इसको हम जो है वो जिन्ना सिकंदर पैक्ट कहते हैं अक्टूबर 1937 के अंदर। फिर देख लें जिन्ना सिकंदर पैक्ट वाज साइंड इन अक्टूबर 1937। किसके दरमियान हुआ? मोहम्मद अली जिन्ना और सिकंदर हयात खान के दरमियान। इसको करने का मकसद क्या था? ताकि मुस्लिम लीग जो कि 1937 के इलेक्शन हारी हुई थी उसको मजीद स्ट्रेंथन करना। नेक्स्ट देखें जी इवेंट्स ऑफ जिन्ना सिकंदर पैक्ट। अब इसमें देखें फर्स्ट ऑफ ऑल
powerful Muslim leaders refused to help Jinnah except Aga Khan III was ready to support him। जितने भी मेन लीडर्स थे उन्होंने जिन्ना की सपोर्ट करने से इनकार कर दिया कि हम आपकी सपोर्ट नहीं करते, सिर्फ आगा खान III ने सपोर्ट किया। इस वक्त सिकंदर अयाद खान thought that it would be bad if I don't stand for rights of Muslim। तो सिकंदर अयाद खान ने सोचा कि अगर मैं मुसलमानों के हकूक के लिए खड़ा नहीं होता तो फिर ये मुसलमानों के लिए बड़ा बुरा होगा, और ये वक्त था इकट्ठे होने का। तो इसलिए सो ही आल्सो कन्विंस अदर बिग लीडर्स टू ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो सिकंदर अयाद खान ने जो दूसरे बड़े लीडर थे उनको कन्विंस किया कि आप भी जो है मुस्लिम लीग को ज्वाइन करें। उनके अंदर कौन कौन शामिल था? सर सादुल्ला फ्रॉम आसाम, आसाम से सर सादुल्ला शामिल थे। मौलवी AK फजलुल हक, ये वही मौलवी AK फजलुल हक हैं जिन्होंने 1940 में करारदाद पाकिस्तान भी पेश की थी। ये बंगाल से ताल्लुक था इनका। नवाब सर हमीदुल्लाह खान, ये भोपाल से इनका ताल्लुक था, और भी बहुत सारे तुझे इसके अंदर शामिल हुए। नेक्स्ट देखें, फिर आती है जी लाहौर रेजोल्यूशन 1940। 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन आती है जिसको हम करारदाद लाहौर का नाम दिया गया। पॉलिटिकल रेजोल्यूशन और स्टेटमेंट ड्राफ्टेड बिटवीन 2 मार्च ऑफ 1940। 21 और 22 मार्च को जलसा हुआ जहां पर आज मीनार पाकिस्तान है, तो वहां पर इस करारदाद को ड्राफ्ट किया गया उसी रोशनी में जो 1930 में अल्लामा इकबाल ने खुतबा दिया था। ठीक है जी। 25 मेंबर कमेटी थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। 23 मार्च को उन्होंने इस करारदाद को मंजूर किया। इस करारदाद को पेश किसने किया? मौलवी फजलुल हक ने। उसको करारदाद लाहौर का नाम दिया गया, लेकिन चूंकि इसमें एक अलहदा वतन की डिमांड थी, इसलिए जो हिंदू प्रेस थी उसने इसको करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया, और आज तक वो करारदाद पाकिस्तान के नाम से ही मशहूर है। फिर जनाब इसके बाद जब देखा गया कि अब मुसलमान जो हैं वो बदल चुके हैं, उनको एक मोटिव मिल गया है, उनको एक मकसद मिल गया है, और ये मकसद जो है वो सब कॉन्टिनेंट की तकसीम का मकसद है, तो फिर जिन्ना जो गांधी साहब हैं वो आते हैं और मोहम्मद अली जिन्ना को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप जो है वो अलहदा वतन के मुतालबे से अगर दस्तबरदार हो जाएं तो जो भी आप कहेंगे आपको दिया जा सकता है, इवन कि आपको मुत्तहिदा हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल भी बनाया जा सकता है। तो कायदा ने जवाब दिया था कि मैं मुत्तहिदा हिंदुस्तान का नहीं, मैं पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनना पसंद करूंगा। तो जिन्ना गांधी टॉक्स जो है ये कब हुई थी, इनको देख लेते हैं। 1944 में 19 सितंबर 1944 से लेकर ये 24 सितंबर 1944 तक ये टॉक्स हुई थी। और गांधी में इसका मकसद ये था गांधी का कि वो कायदे आज़म को किसी तरीके से जो है वो पाकिस्तान के मुतालबे से बाज रख सके। इसके बाद 1946 के इलेक्शंस होते हैं और इसमें जो है वो 90% जो सीट्स हैं, 91% सीट जो है वो जो कि मुस्लिम के लिए रिजर्व थी वो मुस्लिम लीग जीत जाती है। और इससे आइडिया हो जाता है कि मुस्लिम को जो पार्टी रिप्रेजेंट करती है पूरे बरसगीर में वो सिर्फ जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, और उसके अलावा कोई जमात मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करती। मुस्लिम लीग वॉन 90% of the seats reserved for Muslims, cementing itself as primary representative of Muslims in India। जितने भी मुसलमान इंडिया में मौजूद थे उनका जो सबसे प्राइमरी रिप्रेजेंटेटिव थी वो पार्टी कौन सी बन गई? फिर मुस्लिम लीग बन गई। दिस वाज स्पेशली एविडेंट इन पंजाब, बंगाल, सिंध वेयर मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन वाज सपोर्टेड द लीग। तो इन सूबों में मुस्लिम लीग को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिली और 90% सीट्स जो हैं वो मुस्लिम लीग ने जीत ली। इसके बाद 19 अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया, जिसका मकसद ये था कि हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, वो है मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन का क़याम, जिसकी आगे जो है वो राह हमवार हो गई। फिर इसके बाद देखें पार्टीशन प्लान आता है 3 जून 1947 को। इसमें जो है वो ब्रिटिश की तरफ से जो प्लान आया था इसमें क्या था कि द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग सब कॉन्टिनेंट अलोंग सेक्टेरियन लाइंस व्हिच टुक प्लेस इन 1947 एज इंडिया गेन इन इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश राज। तो इसमें इंडिया से प्लान दिया कि इसमें हम जो है ना 3 बना लेते हैं सेगमेंट, एक मगरबी इलाके जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत है, एक बंगाल का इलाका और एक जो है वो हिंदुस्तान का इलाका जो आज मॉडर्न डे हिंदुस्तान है। तो जो कांग्रेस थी उसने फिर ये कहा कि अगर आप बंगाल को तकसीम कर दें और पंजाब को तकसीम कर दें तो फिर हमें पाकिस्तान बनने पे कोई इतराज़ नहीं होगा। तो वो फिर पंजाब के अंदर लकीर खींची गई, जिसके नतीजे में एक बहुत बड़ा
हिजरत भी हुई और बहुत बड़ी कत्लो गारत भी हुई, जिसकी जो है वो एक अलग से कहानी है, उसके ऊपर एक अलग से जो है वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके बाद देखिए जी, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, और एट लास्ट जो है वो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जो है वो मार्ज़ वजूद में आया, और इंडिया ने जो है वो एक हिंदुस्तान के या भारत की सूरत में एक अलहदा वतन वजूद में आया। उस वक्त पाकिस्तान जो थे वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल था, एक मशरकी पाकिस्तान और एक मगरबी पाकिस्तान। तो जो 1971 में मशरकी पाकिस्तान भी हमसे अलहदा होकर जो है वो बांग्लादेश बन गया। तो ये जी पाकिस्तान की कहानी है। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। हमने कोशिश की है कि हम ज़्यादा डिटेल में ना जाएं और जस्ट MCQs की हद तक इसको रखें, ताकि आपके जहन में एक पिक्चर बन जाए कि हमने इसको स्टडी कैसे करना है। आई होप कि आपने बहुत ज़्यादा गेन किया होगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अगले लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।